हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे कि एग्ज़ाम के 4 या 5 दिन बचे हुए हैं, ठीक है, या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, तो इस टाइम हमें क्या करना चाहिए। आप लोगों का बहुत सारा सवाल था, तो उसी पर आज हम लोग बात करेंगे। और अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, यही एग्ज़ाम नहीं, आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, ठीक है, तो उससे पहले एग्ज़ाम सेंटर पर जाकर क्या करना चाहिए और कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए और क्या गलतियाँ आपसे हो सकती हैं। खासतौर से आप निमसेट 2025 के एस्पिरेंट है, तो ये वीडियो आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण होने वाला है जितना कि आप साल भर पढ़ाई किए हुए हैं। जी हाँ, साल भर आप बहुत पढ़ाई किए और इसमें से अगर आप गलतियां कर जाएंगे तो आपका सिलेक्शन भी रुक सकता है, ठीक है। तो हम सारी चीज़ें बताएंगे। अगर आप 2025 के लिए हैं तो ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत चीज़ें मिलने वाली है इस वीडियो में, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो को मैं बहुत दिनों से रोक के रखा था। रोक के रखने का मतलब कि मैं इसको इसलिए इस टाइम बता रहा था क्योंकि अगर पहले ही बताया था तो बहुत से लोग डर भी जाते या फिर बहुत से लोग ओवर कॉन्फिडेंस में अपनी पढ़ाई बेकार कर लेते, ठीक है। तो चलिए, तो पहले तो है कि भैया लास्ट टाइम में क्या करना है। लास्ट टाइम में तुमको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, ये पहले मैं बता चुका हूँ, ठीक है। और जैसे तुम्हारा चल रहा है बस वैसे ही चलने दो। कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करोगे दिक्कत होगा, तुम्हें ही दिक्कत होगा, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इस चीज़ पर ध्यान रखना अपना। मन नहीं लग रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये मन सिर्फ एक लोगों का नहीं है, सभी का मन नहीं लग रहा होगा। जो बच्चे साल भर से तैयारी किए हुए हैं, साल भर मेहनत किए हुए हैं, उनका किसी का मन नहीं लग रहा होगा। और जो अभी 10 दिन पहले तैयारी स्टार्ट किए होंगे, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो 10 दिन पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो वो परेशान हो गए होंगे कि हम इसको करेंगे तो करेंगे कैसे, तो उनका भी मन नहीं लग रहा होगा पढ़ने में, ठीक है। तो मन नहीं लगने का मतलब दो चीज़ होती है। अगर आप साल भर से तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप नोट्स भी रिवीजन करने जाएंगे, फॉर्मूला रिवीजन करने जाएंगे, तो आपको ऐसा लगेगा अरे यार क्या इसको याद करूं, क्या पढूं इसको, ये तो मुझे याद ही है। जैसे ही ओपन करोगे, अरे यार ये तो मुझे याद ही है, ठीक है ना। तो यही प्रॉब्लम आपको डुबा देगा, ठीक है। ऐसा होता है, सबके साथ होता है कि याद है ना। उसमें उसके लिए मैंने आपको पहले बताया था कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना होता है, ठीक है। मैंने एक इंटरव्यू दिया था जब मैं अपने इंस्टीट्यूट गया था, वहाँ पर इंटरव्यू दिया था। तो अगर आप लोग इंटरव्यू देखे होंगे तो आपको पता चला होगा कि नोट्स कैसे रिवीजन करना है। मैं आपको उस टाइम बताया था कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है और एक वेरी शॉर्ट नोट्स बनाना है, सिर्फ हेडिंग हो। तो आपको हेडिंग वाला जो नोट है ना, वो आपको काम करेगा कि जैसे तुम्हारे जैसे तुमने पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल क्या है, उनके बीच का एंगल क्या क्या बनेगा ना, बाइसेक्शन एंगल, जो भी तुम्हारा एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है ना, कोई अगर लाइन बाइसेक्ट करिए तो एंगल क्या बनेगा, ठीक है। तो वो आपको कॉपी ओपन करोगे ना तो हेडिंग पढ़ते टाइम तुम्हें ऐसा लगेगा अरे यार ये तो मुझे याद ही है, क्यों पढ़ूं इसको, ऐसा लगेगा तुम्हें, ठीक है। तो वो तुम्हें नीचे डुबा देगा, मतलब पानी में डुबा देगा भाई। तुमको उस टाइम करना क्या है, तुमको हेडिंग कहीं एक जगह लिखना चाहिए था और तुम हेडिंग देखते, और हेडिंग देखते ही तुम्हारे अंदर फॉर्मूला दिमाग में टोटल आ जाता और तुम एकदम उसको पढ़ने लगते, आंखों से बंद करते, अच्छा ये लाइन है, ये ऐसा लाइन है, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि आपका रिवीजन फुल हो चुका है। और अगर आपको कोई हेडिंग है, जैसे कोई भी आपका टॉपिक है, अगर आप हेडिंग देख रहे हो, ठीक है, और आपके दिमाग में पूरे एकदम फॉर्मूले छप जा रहे हैं ना कि ये फॉर्मूला है, ऐसा फॉर्मूला है, इसका मतलब बहुत बढ़िया है। और अगर आपको कॉपी ओपन कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि भैया मैं तो ये तो बस याद ही है मुझे, हेडिंग अच्छा ये आएगा, ये तो याद ही है तो कर ही लूंगा। जैसे आपका कोई हो गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ले लेते हैं ना, अभी तो कोऑर्डिनेट का बताया मैं पिछले, वैसे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ले लिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक फेमस क्वेश्चन है जो कि तुम्हारा रेशनल फंक्शन रहता है। रेशनल फंक्शन मतलब पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, उसमें आपको एक्स रियल नंबर दिया रहता है, तो आपको क्या करना होता है, वाई का रेंज निकालना होता है, ठीक है। तो अगर वाई का रेंज निकालना है तो अगर आप उसमें क्या करोगे, अगर आप उसको देखोगे आप कहोगे अरे यार ये तो कर ही लेंगे, ये तो बहुत आसान है, कर लेंगे ना। आपको ऐसा नहीं है, आप एक जगह लिख लो कि रेशनल फंक्शन है एक्स, अगर आपका रियल नंबर दिया हुआ है तो आपको दिमाग में एकदम छपना चाहिए कि अच्छा इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स में क्वाड्रेटिक बनाएंगे, और क्वाड्रेटिक बनाने के बाद जो हमारा जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट होगा आगे का, उसको जीरो नहीं होने देंगे, आंखें बंद करके, ठीक है, उसको जीरो नहीं होने देंगे, और जो आपका डी रहेगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू रखेंगे। ऐसा अगर आपके दिमाग में छप रहा है, इसका मतलब भाई आपकी तैयारी ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपको ऐसा दिमाग में नहीं आ रहा है, अगर आप सीधे नोट्स देख रहे हो और आपको लग रहा है कि नहीं मेरा हो गया है, मुझे याद ही है, तो भाई उस तरीके का याद होने का कोई मतलब नहीं है, वो तुम्हारे एग्जाम सेंटर पर भूल जाएगा, ठीक है। एग्जाम सेंटर पर तुम भूल जाओगे, इसका मैं 110% गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। अगर तुम्हें दिमाग में नहीं छप रहा है और तुम ऐसे सिर्फ नोट्स देख करके बता दे रहे हो अच्छा ये तो कर ही लेंगे, वो एग्जाम सेंटर पर भूल जाएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन तुम्हारा गलत हो जाएगा। तो अभी भी तुम्हारा 10 दिन है, अगर तुम्हारा इस प्रकार का अगर फॉर्मूले याद नहीं है
तो एकदम आंखें बंद करके फॉर्मूले याद करने जैसा फॉर्मूले एकदम रट डालो। फार्मूले क्या करना है, रट डालो कि कोई भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, और छूटना तो एकदम बिल्कुल ही नहीं चाहिए। समझ रहे हो ना? तो ये आपको होना चाहिए। दूसरी बात कि अभी तो बात हो रहा था मन नहीं लग रहा है, तो मन वही हो रहा है ना कि मन नहीं लग रहा है, इतनी बार उसको देख चुके हैं कि कॉपी देख रहे हैं जैसा लग रहा है कि एकदम याद ही है। लेकिन आपको याद ही है, ये फीलिंग आपको आती रहेगी, ठीक है, लेकिन वो सच में आपको याद रहना चाहिए, ठीक है ना? अगर आपको सच में वो याद नहीं है, बस ऐसे ही लग रहा है कि याद ही है, तो आप भाई आप खतरे में पड़ जाओगे, ठीक है? तो आपको उस प्रकार से होना चाहिए। अभी आपका 5 से 6 दिन का समय है, 5 से 6 दिन क्या, अभी आज 29 है, मतलब ये वीडियो डालेंगे तो 30 हो जाएगा। तो अभी आपके पास कितने दिन है, 7 दिन तो टाइम है कम से कम, ठीक है? तो 7 दिन में आप फॉर्मूले रिवीजन कर सकते हो, ठीक है? और डर लग रहा है, ठीक है, डर लग रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो डरने का क्या सीन है, डर लग रहा है इसका मतलब जाहिर सी बात है कि आप मेहनत वाले हो और मेहनत किए हो। और क्या है कि अगर किसी चीज़ को मतलब कि अगर आप शिद्दत से किए हो ना, तो उसमें थोड़ा वो डर लगता ही है, ठीक है? और डर उसको नहीं लग रहा होगा जो तैयारी अच्छे से नहीं किया, और या तो फिर वो पहले से ही भाई कुछ और प्लान बी लेकर चल रहा हो, ठीक है? लेकिन अगर आप शिद्दत से मेहनत किए हो, अगर कोई चीज़ अगर आप कर रहे हो ना, तो उसमें डर लगता है, कोई भी हो, ठीक है? अब जैसे आईपीएल का ही सीजन चल रहा है, तो आईपीएल सीजन में जो भी फाइनल में मैच में जा रही है टीमें, जो भी जा रही हैं, तो उनको भी डर लगता है कि कहीं हार ना जाए, कुछ भी हो ना जाए, समझ रहे हो ना? तो क्योंकि वो शिद्दत से सब कर रहे हैं ना भाई, तो ऐसा होता है, तो ऐसा हो नहीं, तो ऐसा होता है, ठीक है? मेरे पार्टनर्स हैं, सो सब देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, तो थोड़ा हंसी हंसा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों को मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे एनआईटीज में ऐसे, लेकिन आप डरो नहीं, ठीक है? तो डरने की बात नहीं है, डरना देखो, डर लगेगा, मुझे भी लग रहा था, क्योंकि मैं तो बहुत चीज़ लेके चल रहा था कि मुझे भी AIR 1 लाना है, ऐसा लाना है, वैसा लाना है। अब नहीं आएगा तो क्या होगा, या फिर मेरी फैमिली का क्या, मैं बहुत ये करके भेजे यहाँ पर तैयारी करने के लिए, नहीं होगा क्या करूँ? डर सबको लगता है, अगर आप मेहनत किए हो अच्छे से तो आपका लक भी आपका साथ देगा, ठीक है ना? तो उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। और एग्जाम सेंटर पर तो आपको एकदम डरना नहीं है, सब सोचना ही है, ठीक है ना? तो डर लग रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आप पॉजिटिव में लेकर चलो, ये आपको बता रहा है कि आपने मेहनत किया, ठीक है? और एग्ज़ाम सेंटर पर कैसे, अच्छा है सेंटर पर, भाई सेंटर पर आपको जाकर के एकदम मूर्ख की तरह आपको व्यवहार करना है, मूर्ख की तरह, ऐसा मतलब कि जाकर के बहुत ज़्यादा उड़ना नहीं है और किसी को परेशान नहीं कर, भाई अच्छा तू ये टॉपिक पढ़ लिया, अच्छा यार ये टॉपिक यही वाला क्वेश्चन ना, हाँ। तो आपको इस प्रकार से नहीं करना है, आपको जितना याद है, जितना आपके दिमाग में, एकदम शांत से बैठे रहो, शांत एकदम बने रहो, ठीक है ना? क्रोकोडाइल देखे हो ना, जब अपना शिकार करता है तो उस टाइम क्या पानी में एकदम शांत रहता है, देख रहे हो ना? तो आपका क्या है, वहाँ पर एक तरीके का पानी ही है आपका, वहाँ पर एकदम शांत रहना आपको, और जैसे एग्जाम का पोर्टल ऑन हो, एकदम अपना लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना? तो वैसे ही रहना है। और कुछ लोग आपको जैसे एग्जाम सेंटर पर मिलेंगे, जैसे जो जिन बच्चों के साथ तो टीचर्स नहीं रहेंगे, जैसे कानपुर सेंटर हो गया, तो वहाँ पर टीचर्स अवेलेबल रहते हैं, या फिर लखनऊ सेंटर पर टीचर्स रहते हैं, तो उनके लिए दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो सामने रहते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेटेड लगते हैं सब लोग। और जैसे 10-12 फ्रेंड्स या फिर जो इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं, साथ में बैठ करके टेस्ट दिए हुए हैं और साथ में ही उनका एग्जाम सेंटर चला गया है, तो वो भी ज़्यादा पैनिक नहीं होते, क्योंकि उनके साथ में सारे कंपटीटर्स दिख रहे होते हैं। लेकिन वैसे बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होता है जिनके साथ में ये सब नहीं रहते हैं, ठीक है ना? तो उनको क्या होता है, अगर जाते हैं एग्जाम सेंटर पर तो बहुत सारे, तो पहले तो अपोजिट पर्सन, मतलब समझ रहे हो कि थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है कि यार ये है वो है, तो ऐसा ध्यान नहीं देना है किसी पर, ठीक है ना? खास तौर से बॉयज़ के लिए किसी भी गर्ल्स पर आप ध्यान नहीं देना, क्योंकि आप अपना फ्यूचर बनाने के लिए जा रहे हो, फ्यूचर बिगाड़ने मत लगना, ठीक है? तो ऐसा होता है एग्जाम सेंटर में, अगर बगल में कोई बैठ रहा है तो ऐसा नहीं कि सेटिंगबाजी के चक्कर में हम अपना एग्जाम छोड़ दें, ठीक है ना? तो इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करना, क्योंकि भाई तुम्हारा वहाँ पर फ्यूचर डिसाइड हो रहा है, तुम साल भर अपना बर्बाद करके आए हो यहाँ पर एग्जाम देने, और वहाँ पर ऐसा नहीं कि तुम 10 मिनट वहाँ पर बात करने के चक्कर में या फिर बताने के चक्कर में तुम अपना एग्जाम या फिर अपना सिलेक्शन खो दो, ठीक है? तो ऐसा नहीं करना है। और वहाँ पर थोड़ा सा जैसे है ना कि किसी से कुछ बोलना नहीं है, तो किसी का कुछ फालतू का सुनना भी नहीं है। तो कुछ लोग बगल में रहेंगे जो आपके बोलेंगे इधर उधर आकर के, अच्छा यार ये वाला ये पोर्शन था, ये चैप्टर था ना, ऐसा ऐसा मैंने पढ़ लिया था, और गलती से अगर आप बगल में सुन रहे हो, तो अगर आपको उसमें से कोई एक चीज़ भी अगर गलती से मान लो कि नहीं याद है, उस टाइम नहीं आ रहा है ना, तो उस टाइम तुम पैनिक होने की चांसेस तुम्हारी ज़्यादा रहेगी, तुम वो बोलो कि अरे यार ये वाला मुझे याद नहीं है, अगर यही वाला एग्जाम में आ गया तो मैं क्या करूंगा, जल्दी जल्दी आप नेट पर सर्च करने लगोगे, और आप उसी टाइम क्या हो गए, फंस गए। क्योंकि अगर आप नेट पर सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती चली जाएंगी, जो आपको अपनी तरफ खींच लेंगी, ठीक है? और आपके दिमाग में जो बाकी सब चीज़ें रहेगा वो थोड़ा सा भी भूलने लग जाएगा, ठीक है? तो आपको ऐसा कोई ध्यान नहीं देना है। आप बस इतना करना कि जो भैया मैं साल भर पढ़ा हूँ वही एग्जाम में आएगा, उससे एक्स्ट्रा एग्जाम में नहीं आएगा, और ये रियलिटी बात है, जितना आप पढ़े हो
उतना ही एग्जाम में आता है, ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आता एग्जाम में, समझे ना। तो एग्जाम सेंटर पर ऐसा ही रहना है, शांत रहना एकदम, ठीक है। और एग्ज़ाम कैसा आएगा, ये बहुत से लोगों का सवाल है और बहुत पहले से इसका सवाल था। तो ऐसा इसका जवाब तो मैंने हालांकि दे चुका हूँ कई लोगों को, और इंटरव्यू में भी दे चुका हूँ। तो देखो एग्ज़ाम का प्रेडिक्शन करना पहले तो एक बड़ी मूर्खता है, और एनआईटी त्रिची का प्रेडिक्शन करना तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है, कोई स्टूडेंट हो या फिर कोई टीचर हो, हर किसी के लिए। मैं आपको सारी प्रोबेबिलिटी बताता हूँ कि इसमें क्या क्या होगा। एग्ज़ाम अगर आपका टफ आया, ठीक है, तो जो बीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं वो कंपटीशन में थोड़ा सा आगे आ जाएंगे, क्योंकि उनका 3 साल वो क्या किए, मैथमेटिक्स किए हुए हैं, ठीक है। और सपोज करो मैं एनआईटी त्रिची का एग्जांपल लेकर चलता हूँ, तो एनआईटी त्रिची में मानो कि 115 में से अगर तुम्हारे 80 बच्चे आ गए तुम्हारे बीएससी किए हुए नॉन सीएस बैकग्राउंड से, तो यहाँ पर जो फैकल्टी है ना, उनका तो दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि समझ रहे हो ना, नॉन सीएस बैकग्राउंड से कितना बताएंगे क्या करेंगे, तो दिक्कत होता है उन लोगों को, ठीक है ना। तो वो ये सब प्रॉब्लम्स को जानते हैं, और एनआईटी त्रिची वाले खास तौर से जानते हैं, क्योंकि टॉप रैंकर्स जो होते हैं बीएससी वाले अक्सर होते हैं, ठीक है। तो एग्जाम बहुत टफेस्ट नहीं बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को, यहाँ पर इन लोगों को चाहिए बच्चे कैसे, थोड़े सीएस और थोड़े नॉन सीएस, जो कि एक साथ मतलब कि आप मिक्स करके आप ना काम चला सकें, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ नहीं होने वाला है, एक प्रोबेबिलिटी। दूसरी प्रोबेबिलिटी कि एग्ज़ाम बहुत इजी भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि इजी बना देंगे तो उसमें होता है ना कि लक बहुत लोगों का काम कर गया, या फिर बहुत आसान पेपर था कहीं से उठाए देखे और चले आए, ठीक है, यहाँ पर आकर के फेल होने लग गए, तो ये भी सीन होता है। तो आपका बहुत इजी भी नहीं बनेगा, और जाहिर सी बात है त्रिची बना रही है तो इजी भी नहीं बनेगा। तो अब आप कहोगे कि हो सकता है मॉडरेट बने, तो ये भी आपका प्रेडिक्शन गलत है, क्योंकि आपका जो निमसर का वाउचर आया होगा उसमें जितने भी प्रोफेसर्स का नाम लिखा हुआ है, ठीक है ना भाई, तो उन प्रोफेसर्स का आप एनआईटी त्रिची पर जाना, एनआईटी त्रिची फैकल्टी में जाना, उन प्रोफेसर्स के बारे में आप पढ़ लेना, और ख़ास तौर से सीए डिपार्टमेंट्स के जितने प्रोफेसर हैं उनके बारे में पढ़ लेना। जेई मेंस के पहले एनआईटी में एडमिशन लेने के लिए आपका IEEE का एग्ज़ाम होता था, ठीक है। और IEEE के एग्ज़ाम में जो भी हमारे यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, ठीक है ना, सीए डिपार्टमेंट्स के, ठीक है, आप उनके बारे में देखना, सभी के सभी टीचर, एक या दो को छोड़ करके लगभग सभी टीचर क्या हैं, अवार्डेड हैं। अवार्डेड मतलब फर्स्ट फर्स्ट टफेस्ट एग्जाम IEEE, सेकंड टफेस्ट एग्जाम IEEE, मतलब ये लोग एग्जाम बनाए हैं, तो उसमें फर्स्ट और सेकंड जो टफेस्ट पेपर जो बनते थे उसमें ये लोग क्या है, अवार्डेड हैं। तो आपको प्रेडिक्शन नहीं करना है कि पेपर इजी बनेगा कि हार्ड बनेगा कि मॉडरेट बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि सारे के सारे जितने भी प्रोफेसर्स हैं बहुत ज़्यादा मेच्योर हैं और बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा समझदार है उस चीज़ को, पेपर को लेकर के, और बच्चों के दिमाग को भी, कि बच्चा किस प्रकार का इस टाइम सोच रहा होगा और कौन सा एग्जाम सोच रहा होगा, ठीक है, सॉरी कौन किस टाइप के क्वेश्चंस को सोच रहा होगा, ठीक है। तो आप अपने मतलब किसी के कहे के भड़कावे मत जाना कि पेपर बहुत इजी आएगा, पेपर बहुत हार्ड आएगा। नहीं भाई, जैसा ही पेपर आएगा तुम अटेम्प्ट करना बस, ठीक है, जैसा भी पेपर आएगा तुम अटेम्प्ट करना, पहले से ही डर के नहीं जाना, या फिर पहले से ही बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में होकर नहीं जाना कि इजी पेपर आएगा तो बना लेंगे। लेकिन देखना, सारे के सारे पेपर मतलब सारे के सारे प्रोफेसर बहुत मतलब कि पहले से ही ये सब पेपर बना चुके हैं, तो समझदार हो, समझ सकते हो कि पेपर भी बहुत ज़्यादा आसान तो होने वाला नहीं है, ठीक है। और जाहिर सी बात है, अगर तुम पेपर टफ का अगर तुम प्रिपरेशन करके गए हो तो इजी पेपर का तो तुम कर ही लोगे, ऐसा तो है नहीं कि तुम इजी पेपर में तुम सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, समझ रहे हैं ना। ये होता है कि इजी पेपर जब आता है तो थोड़े सिलेक्शन का संभावना मतलब कि कंपटीशन थोड़ा सा हाई हो जाता है, क्यों, क्योंकि जो एवरेज बच्चा होता है वो भी क्या होता है, टॉपर्स के रैंकिंग में आने लगता है। और जो टॉपर्स होते हैं, अब जब सब एवरेज वाले जब टॉपर्स की रैंकिंग में आने लगेंगे तो टॉपर्स अच्छे से नहीं समझ पाएंगे ना, टॉपर्स अच्छे से उभर नहीं पाएंगे ना कि हाँ कौन टॉपर है कौन नहीं। अगर हार्ड पेपर आता है तो एवरेज वाले क्या चले जाते हैं, एवरेज वाले बिलो एवरेज चले जाते हैं, और जो टॉपर्स रहते हैं वो और ऊपर निकल आते हैं, ठीक है। तो सीन ऐसा ही होता है। तो पेपर तो बहुत आसान होने वाला नहीं है, और अगर पेपर बहुत आसान भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम टफ पेपर का एग्जाम का अगर तुम प्रिपरेशन करके गए हो तो जाहिर सी बात है कि तुम्हें इजी पेपर का भी प्रिपरेशन किया ही होगा, क्योंकि टफ पेपर में तुम्हारे एक क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, तो हो सकता है इजी पेपर में तुम्हारे एक क्वेश्चन में एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा हो, ठीक है ना। अब जैसे मैंने डिफ्रेंसिएशन पढ़ाया था आपको, तो डिफ्रेंसिएशन करना था, ठीक है, लेकिन उसके अंदर क्या था, आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री था। तो जेई मेंस के जो क्वेश्चंस मैंने कराए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे, 3 क्लासेस लिए थे उसमें, तो उसमें जेई मेंस के सारे क्वेश्चंस कराए थे। तो क्या था, जेई मेंस के क्वेश्चंस में जो आपका डिफरेंशिएशन था, पहले उसका आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्व करना था, उसके बाद क्या करना था, आपको डिफरेंशिएशन करना था। तो हो सकता है एग्जाम में आपका ये ट्रिग्नोमेट्रिक और डिफरेंशिएशन दोनों एक साथ में न दे करके आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दे दे, सिर्फ आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करना हो, तो जाहिर सी बात है उतना तो आप कर ही लोगे ना। अगर आप दोनों के लिए अगर प्रिपरेशन करके गए हो तो आप उसमें से एक तो कर ही लोगे ना। तो अगर टफ आएगा तब पर भी आप इजी कर ही लोगे, ठीक है। तो आपको बहुत पहले से सोच करके कुछ भी नहीं जाना है।
कि पेपर कैसा आएगा और एग्ज़ाम कैसा आएगा, ये प्रोबेबिलिटी बस जो भी था आपको मैंने बता दिया। और उसमें से एकदम 100% श्योर ये आएगा, इजी आएगा या टफ आएगा, आपको ऐसा कुछ मान के नहीं जाना है, ठीक है। अगर आप मान के जाते हो तो आप खाई में गिर जाओगे, ठीक है। और रिवीजन रिवीजन आपको फुल रखना है भाई, फुल रिवीजन रखना है। अगर आपके सामने अगर कोई इस टाइम अगर आप सोच रहे हो कि ये वाला चैप्टर है और ये टॉपिक है, तो एकदम टॉपिक तुम्हारे आंखों के सामने छप जाना चाहिए। आंखों के सामने कितना भी कोई आदमी क्यों ना आ जाए, लेकिन वो उसके सामने क्या है, तुम्हारे वो फॉर्मूले सिर्फ दिमाग में आने चाहिए। जैसे तुम आंखें बंद किए और जैसे तुम्हारे दिमाग में आएगा टिग्नोमेट्री, टिग्नोमेट्री के सारे एग्जाम्पल, सारे फॉर्मूले आपको दिमाग में आने चाहिए। एग्जाम्पल नहीं, फॉर्मूले याद आने जाने चाहिए, ठीक है ना। ये फॉर्मूला ये है, इसका यहाँ यूज करेंगे, इसका यहाँ यूज करेंगे, ऐसा दिमाग में आना चाहिए। क्या फॉर्मूला एकदम सटीक दिमाग में फॉर्मूला होना चाहिए, ठीक है। तो ये रिवीजन कुछ इस प्रकार से ही रखना है, ठीक है। ऑप्शन, हाँ ये ऑप्शन का सफल, ये हम लोगों ने अपने से क्वेश्चन रखा है, अपने पार्टनर से हम बैठ के भी डिस्कस कर रहे थे कि एग्जाम सेंटर में पिछली बार क्या क्या हुआ था। तो ऑप्शन सफल था, ठीक है। ऑप्शन सफल होने का मतलब थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें कुछ इस प्रकार के भी ऑप्शन आ सकते हैं कि अगर आपका यहाँ पर ए ऑप्शन दे दिया, ठीक है, और यहाँ पर बी ऑप्शन दे दिया, यहाँ पर सी ऑप्शन दे दिया और यहाँ पर डी ऑप्शन दे दिया। इसका आंसर है 2 3 0 1। और यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के लिए क्या है, क्लिक करने के लिए अगर आपका यहाँ पर ऑप्शन है ए के अंदर, बी के अंदर, सी के अंदर, डी, और यहाँ पर दे दिया सी और यहाँ पर दिया है डी और यहाँ पर दिया है बी और यहाँ पर दिया है ए, ठीक है। और आपका एक्चुअल एग्जाम में अगर आपका बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन क्या है, 3 आंसर आ रहा है, तो आपको इसमें बी पर टिक नहीं लगाना है, ये देखना है कि ये वाला बी कहाँ है। तो ये बी कहाँ लिखा हुआ है, बी यहाँ लिखा हुआ है, किस पे, सी पे लिखा हुआ है, तो किसको आपको क्लिक करना है, आपको सी पर टिक मारना है, ठीक है। समझ रहे हो कैसे बता रहा हूँ। ऑप्शन सफल होने का मतलब कि ए पर ए और बी पर बी और सी पर सी और डी पर डी नहीं रहेगा। हो सकता है ए पर आपका सी दे दे और बी पर आपका डी दे दे और सी पर बी और डी पर ए आपका दे दे, कुछ इस प्रकार से दे देगा, ठीक है। तो आपका एग्जाम में कैसा क्वेश्चन रहेगा, एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर है क्या, बी ऑप्शन। और ये आपको ये देखना है कि ये वाला बी ऑप्शन यहाँ पर कहाँ है, तो बी ऑप्शन कहाँ है, यहाँ पर ये बी ऑप्शन आपका दिया होता है, आंसर क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, आपका आंसर होगा कहाँ, ये सी ऑप्शन कौन सा, क्लिक करने वाला, और इसमें क्या आंसर क्या है आपका, बी ऑप्शन आपका आंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार के एग्जाम्स में इस प्रकार के ही आपके सफल वाले आएंगे। और पिछली बार भी आए थे और 110% इस बार भी संभावना मतलब प्रोबेबिलिटी है भाई। 100% तो नहीं बोल सकता क्योंकि कोई भी चीज़ें फ्यूचर में होने वाली है, तो 100% कैसे बोल दूं, लेकिन वो निकल गया। तो 110% प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में भी 100% मतलब कि फुल प्रोबेबिलिटी है, तो उसमें क्या होता है, सारा का सारा सही होता है। प्रोबेबिलिटी 1 का मतलब क्या कि आपका उतना इवेंट, मतलब कि आपका टोटल पार्टिसिपेशन एक तरीके से उतना हो ही जाएगा, ठीक है। तो आप यह समझना कि वैसा मैं प्रोबेबिलिटी अभी पढ़ा नहीं रहा, तो बस इतना समझना कि आपका ऑप्शन सफल होने के चांसेस इस बार भी रहेंगी, पिछली बार भी था, इस बार भी रहेगा। पिछली बार बहुत से लोगों ने मिस्टेक किया था। मेरा रूम पार्टनर, मेरा दोस्त दीपक पचौरी जो मेरे साथ रहता था, वो NIT त्रिची लेवल का लड़का था, उसने सेम गलती करी थी, ऑप्शन क्लिक करने में उसने गलती किया था। हालांकि उसका सिलेक्शन हो गया, NIT पटना में है वो, लेकिन गलती उससे ये हुआ था, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर इसको रख दिया है भाई, आप इस चीज़ को ध्यान देना, और आपको ऑप्शन सफल मिले तो आप उसको ऑप्शन आराम से टिक मारना। और थोड़ा सा जल्दबाजी में क्या होता है ना कि आपको ए टिक लगाना था और जल्दबाजी में ए टिक लगाना था, और आप क्या है कि मोबाइल फोन में आप टेस्ट देने का आपका आदत है, और गलती से माउस इस पर क्लिक करना था और माउस का कर्सर घर्षक करके यहाँ पर हो गया, इस पर टिक मार गया, टिक मार के आगे बढ़ गया ना। तो भाई एकदम पेशेंस रखना, आराम से जब आप ऑप्शन के पास अपना कर्सर ले जाना, ठीक है, माउस का ना, तो आराम से देखना कि सच में बी पर ही है कि किस पे है, ठीक है ना। कहीं ऐसा ना हो कि बी के चक्कर में ए और सी आप मार के आ रहे हो, ठीक है ना। तो इसका भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको ये पता हो गया कि आपको करना क्या है, सफल रहेंगे ऑप्शंस, और ऑप्शन आपको क्लिक करने हैं तो थोड़े ध्यान से करने, ठीक है। हाँ, ये तो मैंने अपने से रखा है कि माइंड सेल वर्किंग, की दिमाग का सेल उस टाइम कैसे काम करता है। तो बात यह है, देखना, अगर आप साल भर से आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, अब जाहिर सी बात है 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 20 महीने, 18 महीने तैयारी कर रहे हैं जो भी, ठीक है। तो आप क्या है, रिलैक्स होकर तैयारी कर रहे होंगे, रिलैक्स होकर के आप लेक्चर्स देखे होंगे, रिलैक्स होकर के आप कॉन्टेस्ट दिए होंगे, कॉन्टेस्ट में टेस्ट दिए होंगे, कॉन्टेस्ट तो हम लोगों का होता है, तो आप टेस्ट दिए होंगे, ठीक है। तो सीन क्या है कि अगर सपोज करो कि आपके पास तो दिमाग है ही, आप समझ रहे हो, सपोज करो कि आपका दिमाग एकदम रिलैक्स है, आपके जो एक्टिव सेल्स थे, मतलब जो आपको पैनिक करते हैं, वो सारे सेल्स आपके एक्टिव नहीं है, आपका बहुत शांत दिमाग, ठीक है। और आपने कोई चीज पढ़ा, उसको दिमाग में एक जगह स्टोर कर लिया,
सपोज करो स्टोर कर लिया, ठीक है, और आप एग्जाम सेंटर पे गए और आप क्या है कि आप पैनिक हो गए, जो स्टोर किया था उन सेल को आप नहीं जगा रहे हो, आप पैनिक होकर के दूसरे सेल्स को आप वहां पर जागृत कर दिए। तो क्या है कि माइंड तो एक टाइम पर एक ही काम करेगा ना भाई, कि या तो फिर आपको वो पैनिक वाला सीन दिमाग में आएगा, और पैनिक वाला सीन जब दिमाग में है, तो सपोज करो कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट वाला भी दिमाग अगर वहां से ओपन कर रहा है, सेल्स अगर पास कर रहा है चीजों को ना, कि हाँ भाई आप जाकर के वहां पर ये लिखो, इसका फॉर्मूला ये है, इसका फॉर्मूला ये है, ठीक है ना, फिर भी आपका 100% ना जा करके कम से कम 20% को तो ब्लॉक करेगा ना चीजें। अगर आप पैनिक कर रहे हो उस टाइम, अगर आप उस टाइम कुछ सोच रहे हो और क्या है कि थोड़ा सा डर रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपकी कम से कम 20% मेमोरी को तो ब्लॉक करेगा ना, जो आप पहले स्टोर करके रखे हो पढ़ी हुई चीजें। अगर वो आपका 20% भी ब्लॉक करके रख रहा है ना, फिर भी आपके लिए घाटा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको पैनिक वैनिक नहीं होना है, कुछ भी आपको एकदम शांति से देना है। बस आपको ये लगना चाहिए भैया हमारा एग्जाम है, हमने साल भर पढ़ा है, जो हम पढ़े हैं वहीं से आएगा, जो हम पढ़े हैं उसी से आएगा, अगर हमसे नहीं हो रहा है तो किसी से नहीं होगा। बस यही आपको फंडा आपको लेकर चलना है कि जो हमने पढ़ा है बस वहीं आएगा, जो हम कर रहे हैं वहीं सही है, और हमसे कुछ नहीं हुआ इसका मतलब किसी से कुछ नहीं होने वाला। बस इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं सोचना है, ज्यादा सोचोगे तो दिक्कत करेगा, ठीक है। और अरे यार, दूसरा क्वेश्चन उठा लिया क्या? नहीं नहीं ठीक है, यहाँ पर था। और एग्जाम सेंटर पर, हाँ एग्जाम सेंटर पर भी ये थोड़ा सा बताना भूल गया। एग्जाम सेंटर पर क्या है कि लेट से आपको नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप लेट से जाओगे ना तब पर भी आपको थोड़ा सा टेंशन होने लगता है। एग्जाम सेंटर पर क्या है करना है कि आपको 1 घंटा पहले पहुंच जाना है, ठीक है। आप अपने हिसाब से देख लेना, आपकी जैसा ही डिस्टेंस रहे आपका एग्जाम सेंटर का वैसे ही आप 40 मिनट 45 मिनट कम से कम पहले तो आप पहुंचो एग्जाम सेंटर पर, ठीक है ना। तो और हाँ, एक न्यूज़, एक इन्फॉर्मेशन या फिर एक बात भी कहना था आपको, कि जैसे पिछली बार जो कानपुर वाले सेंटर पर हुआ था, ठीक है, हाथीपुर का जो था जोन 1 जोन 2 में, ठीक है। तो मैं सभी टीचरों से पहले तो मतलब कि अनुग्रह करूँ या आग्रह करूंगा, जो भी हिंदी वर्ड है हमको तो उतना अच्छे से नहीं पता, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा पहले आप जाइएगा, क्योंकि पिछली बार थोड़ा सा दिक्कत हुआ था ये, कि आप लोग जब हम लोगों को छोड़े थे एग्जाम सेंटर में जाने के लिए, तो खास तौर से वहां पर जो कानपुर के जो 2-3 इंस्टीट्यूट्स हैं वो सारे के सारे बच्चे एक साथ में एंट्री लिए थे, और वो भी गेट क्लोजर के आधे घंटे पहले। तो समझ रहे हो, सारे के सारे बच्चे उसमें से 20% बच्चे जोन 1 में गए थे, बाकी 80% बच्चे जोन 2 में चले गए थे, जिसकी वजह से रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ था। तो 1 घंटा पेपर हम लोगों का लेट स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और 1 घंटा पेपर लेट स्टार्ट होने का सीन क्या था कि वहां पर ना ही तो एसी था और ना ही तो पंखा अच्छे से चल रहे थे, और सर के ऊपर ही तो लाइट सारी लगी हुई थी, वो भी बड़ी वाली, ठीक है। तो गर्मी वो अलग से कर रहा था, उसके वजह से पसीने और ये सब हो रहा था गर्मी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी हम लोगों को। तो आप क्या है कि ऐसा नहीं करिएगा इस बार, थोड़ा सा आप लोग पहले ही मतलब कि बच्चों को जाने दीजिएगा कि हाँ ये सब जाएं, तो रजिस्ट्रेशन में आप थोड़ा सा कोई दिक्कत ना हो और टाइम पर पेपर स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो ये सब सभी टीचरों से, अब वीडियो तो सब लोग देखते ही हैं, वो तो हमें ही पता है, तो ठीक है आप लोग देख लीजिएगा हिसाब से। और बच्चे जो रहेंगे, जिनके जिनके साथ टीचर नहीं रहेंगे, ठीक है, तो आप लोग भाई आप लोग पहले ही चले जाना, ठीक है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है ना। पिछली बार ये बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रॉब्लम हुआ था, जो हम लोग का 1 घंटे का लेट हुआ था ना, ये सीरियसली बहुत लोगों को भी प्रॉब्लम हुआ था, वहां पर जितने थे सबको प्रॉब्लम हुआ था। हालांकि मुझे मुझे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा था जितने भी मेरे कंपटीटर्स थे ना, जितने मतलब मेरे रेंज वाले लड़के थे, जितने मेरे रेंज में नंबर लाते थे ना, वो भगवान की दया से मतलब कि अच्छा ही कर्म कहेंगे, तो वो सब के सब जोन 2 में ही चले गए थे और मेरे ही साथ चले गए थे। तो मुझे टेंशन नहीं हो रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग गया था कि चलो जो मेरे कंपटीटर्स हैं, जो मेरे साथ के जो नंबर लाते हैं, मेरे अराउंड जो नंबर लाते हैं, वो सारे के सारे यहीं पर है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आगे नहीं जाने वाला, सब साथ में देंगे। तो ऐसा फील था, तो मैंने यही सोच करके अपने आप को क्या दिया था, सांत्वना दे दिया था कि हाँ ठीक है, यही वाला यही सब है, तो यही सब जो होगा सो देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन बाकी सबका जो था उनका हालत खराब हो गया था, क्योंकि पेपर 1 घंटे लेट हुई स्टार्ट हुए थे, और पेपर पता नहीं क्या सीन था क्या नहीं, जो भी था। तो टाइम से क्या, अब जाहिर सी बात है 1 घंटा लेट स्टार्ट हुआ तो लेट से ही छोड़ेंगे, ठीक है ना। तो बाहर टीचर लोग भी परेशान हो गए थे, वो भी पूछ रहे थे सब लोग कि हाँ पेपर तुम लोग लेट से क्या हुआ, कि लेट से क्यों आ रहे हो, तो बहुत ज़्यादा उस टाइम प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है। तो इस बार आप लोग पहले ही एंट्री ले लीजिएगा, जिससे कि यह प्रॉब्लम आप लोगों को फेस ना करना पड़े, ठीक है। और सेंटर्स पर आपके एसी वैसी होता नहीं है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से रहिएगा, ठीक है। और क्या हो गया? अच्छा, पटना में एसी होता है। बढ़िया भाई, पटना के तुम्हारे एक भैया हैं, वो बोल रहे हैं कि पटना सेंटर पर एसी रहता है, ठीक है। कोई नहीं, तो जहाँ एसी रहता है वहाँ कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप जैसे मन करे वैसे रहना, जैसे मन करे वैसे नहीं, लेकिन ठीक है। और
कंप्यूटर इंग्लिश टुगेदर, ये क्या लिखा था मैं, अच्छा ये वाला। हाँ, एक चीज आपको बताना था, क्योंकि पिछली बार हम लोगों के साथ जो एग्जाम दिए थे सब लोग, उन लोगों की मतलब कि एक गलती हुई थी, मुझे थोड़ा सा उस चीज पर हंसी आ रहा है। हंसी मतलब क्या है कि थोड़ा सा हो गया था ना। सीन क्या था कि एग्जाम जब आप सेक्शन वाइज जब आपका हुआ था, पिछली बार से ही हुआ था, तो मैथमेटिक्स का सेक्शन आपका अलग हो गया था। मतलब कि मैथ्स अगर आप कंप्लीट करोगे तो रीजनिंग पर ऑटोमेटिक चला जाएगा, आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका टाइम खत्म होगा, रीजनिंग पर आपका स्विच हो जाएगा, ठीक है। और रीजनिंग का खत्म होगा तो कंप्यूटर पर स्विच हो जाएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर पर जैसे स्विच हुआ ना, तो बाकी सब इंतजार कर रहे थे कि कंप्यूटर का टाइम खत्म हो रहा है, कंप्यूटर का टाइम चल रहा है, तो स्विच होगा इंग्लिश पर जाएंगे, स्विच होगा तो इंग्लिश पर जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था उस टाइम, ठीक है। कंप्यूटर के अगर कंप्यूटर का क्वेश्चन अगर आपका हो गया, ठीक है ना, तो अगर आप साइड में देखोगे या फिर इंग्लिश वाले पोर्शन पर देखोगे ना, तो वो आपका उसी टाइम विंडो ओपन रहता है उसका भी, उसमें स्विच होने का कोई चांसेस नहीं रहती है, ठीक है। अगर आप स्विच होने का इंतजार कर रहे हैं तो वो स्विच होने का आप इंतजार कर रहे हो ना, तो वो स्विच नहीं होगा, उसके बाद आपका सबमिट हो जाएगा, आपका इंग्लिश छूट जाएगा, ठीक है ना। तो पिछली बार बहुत से लोगों का इंग्लिश छूट गया था, बहुत से लोगों का क्या हुआ था, इंग्लिश छूट गया था। और मेरा पार्टनर का खुद छूट गया था, मैं दीपक पचौरी जिसका बोला ना, वो खुद इंतजार कर रहा था। वो मुझसे एग्जाम सेंटर के बाहर आकर के बोला कि यार वो कंप्यूटर के बाद इंग्लिश स्विच ही नहीं हुआ। हम बोले कि स्विच नहीं होना था, वो ऑटोमेटिक उस पर देखना था। तो मेरा क्या था, मैंने जैसे कंप्लीट कर लिया था अपना कंप्यूटर, तो मैंने इधर उधर देख रहा था कहीं इधर उधर कुछ काम बन जाए, पीछे ऑप्शन पर चले जाए। तो मैं देख रहा था ना कि अगर एग्जाम सेंटर में ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा कि रीजनिंग से या फिर कंप्यूटर से हम मैथ में चले जाए। तो उस चक्कर में मैंने देख लिया था कि हाँ आपका इंग्लिश भी ओपन हो रहा है, तो इंग्लिश मैंने टिक कर दिया था, एक दो जो भी 5 नंबर मिले थे, ठीक है ना। इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं थी, 5 नंबर मिले कैसे थे उसमें, अब जैसे मिला होगा देखिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका कंप्यूटर हो गया तो इंग्लिश पर स्विच होने का आपको वेट नहीं करना है, आपको इंग्लिश कर लेना है उस टाइम, ठीक है ना। उसमें आपका स्विच नहीं होगा। तो ये आपका उसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग और कंप्यूटर प्लस इंग्लिश, कंप्यूटर प्लस इंग्लिश आपका एक ही सेक्शन में रहता है, स्विच नहीं होगा, आपको ध्यान रखना है ये चीज़ें। और आपको भाई इलेक्ट्रॉल इलेक्ट्रॉल अच्छे से लेके जाना, पानी अपना लेके जाना। और दूसरी बात कि जो बच्चे जिस गाड़ी से अगर आप कोई भी गाड़ी जैसे आप ट्रेवल कर रहे हो और आपको मीटिंग होती है, तो आप उस गाड़ी से ट्रेवल मत करना। मेरे साथ सेम ऐसा प्रॉब्लम हुआ था, मैं खुद अपनी बात बता रहा हूँ। मैं गुरुदेव से निकला और एसी वाली जो सिटी बस होती है उसमें मैं बैठा, आधे रास्ते गया, मुझे वोमिटिंग होने लगा, तबीयत खराब हो गया, ठीक है। तो मैं रास्ते में रुक गया, 10 मिनट तक बस को रोके रहा, वो मीटिंग मीटिंग बहुत तगड़े से हुआ था। और क्योंकि सुबह से कुछ खाना वाना खाया नहीं था, ठीक है, क्योंकि मेरे दिमाग में बस एग्जाम चल रहा था, खाना वाना नहीं खाया था, जिसकी वजह से मुझे दिक्कत हो गई। तो मैं सेंटर पर पहुंचा, पानी वानी पिया, लेकिन मैं ऐसा कुछ इलेक्ट्रॉल और ये सब क्या बोलते हैं, एक होता है ना पाउच में आता, ठीक है, मैं वैसा कुछ लिया नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैं खाना भी खा लेता या फिर थोड़ा सा भी रिलैक्स मुझे अच्छा फील होता, तो मुझे नींद आने लगती, क्योंकि मैं 2 बजे मुझे सोने की थोड़ा सा आदत सी बन गई थी दोपहर में सोने की, ठीक है ना। तो मैं टेस्ट वेस्ट होता रहता था तब पर भी सो जाता था, ठीक है। तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं एग्जाम में ही मैं सो ना जाऊं, क्योंकि सोने की थोड़ी सी आदत ज़्यादा है। तो इस वजह से मैंने वैसा कुछ लिया नहीं था, फिर भी मैं अपने आप को मेंटेन कर पाया। लेकिन आप ऐसा नहीं करना। आप क्या है कि अगर आपके ऐसा वो मीटिंग का कोई सीन है किसी गाड़ी से ट्रेवल करने में, तो उस गाड़ी से आप ट्रेवल ना करना, ऑटो ले लेना। अगर ऑटो में भी दिक्कत है तो बाइक ले लेना, बाइक से आपको वो मीटिंग तो नहीं होगा, ठीक है। बाइक ले लेना और सर पे कुछ बांध लेना तौली वोली, जिससे धूप ना लगे, आप उससे चले जाना, ठीक है। क्योंकि अगर आपको दिक्कत हुआ ऐसा, तो फिर समझ रहे हो ना भाई, साल भर की मेहनत और आपका 1 घंटे का वो टाइम, समझ रहे हो ना, बर्बाद कर देगा पूरी मेहनत को। तो आपको ध्यान रखना ये। और इसमें अगर आपको कहीं भी कोई भी अगर लग रहा हो कि झूठ बोल रहे हैं, तो आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। मेरे साथ में जितने भी गए थे, मेरे साथ में एग्जाम सेंटर पर शायद शायद क्या एक काजल गए थे, और अर्पण करके लड़के गए थे, जो भी काजल आपकी भोपाल में, और ये सभी लड़के आपके। और और क्या नाम तो याद ही नहीं आ रहा, सब के सब लगभग एनआईटीज में ही है। तो आपको ध्यान रखना है। अर्पण हालांकि एनआईटी में नहीं है, तो वो अभी तैयारी कर रहा है, तो ध्यान रखना आप लोग। बाकी आपको रफ कॉपी वाला प्रॉब्लम, मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ था। रफ कॉपी का प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपका अगर एग्जाम दे रहे हो, रफ कॉपी आपका जो भी है रफ मिला है, अगर आपका भरने वाला है और थोड़ा सा जगह बचा हुआ है, ठीक है ना, तो आप उसमें रफ कॉपी करते रहो, तभी अपना हैंड राइज कर देना कि सर मुझे रफ कॉपी चाहिए। मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हुआ था, मैंने भर दिया था एक, उसके बाद मैं बोल रहा था, 3 बार बोला अच्छे से, फिर भी वो नहीं ला के दिया। चौथी बार में मैंने गाली दे करके उसे बुलाया था, गाली दे करके मैं बहुत मतलब कि बहुत ही गंदे तरीके से उसको कॉल किया था, क्योंकि 3 बार मैं परेशान हो गया था, और मैं लगभग 1 या 1.5 मिनट से उसको कॉल कर रहा था, बुला रहा था रफ कॉपी लेने के लिए। तो उसने सुना, फिर लास्ट में वो गुस्सा हो गया था मेरे पर, क्योंकि उसको मैं बोला था
जैसे एग्जाम मेरा ओवर हुआ तो वो अपना गुस्सा मेरे को बड़ा सुता रहा था, फिर भी मैंने कुछ बोला नहीं, थोड़ा सा भड़क गया, मैंने भी उस टाइम बोल दिया था, तो उस टाइम कुछ हुआ नहीं। हालांकि अगर आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको गाली वाली दे देना है या फिर भड़क जाना है, नहीं। वहाँ पर क्या है कि मैंने 3 बार कॉल किया था, वो सुन नहीं रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा गुस्सा उस टाइम आ गया, क्योंकि साल भर की मेहनत है और उसकी गलती की वजह से मेरा कुछ हो जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको जैसे ही रफ कॉपी आपका भरने वाला हो, उससे पहले ही आपको हैंड राइज कर देना है, बोल देना है कि सर मुझे रफ कॉपी चाहिए, ठीक है, ताकि जब आपका भरने वाला हो तभी वो आपको आकर के दे जाए, ठीक है। तो आपको ऐसा ही रहना है। अगर ये वाला प्रॉब्लम अगर आपको मजाक लग रहा हो तो आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। मेरे बगल में ही एक प्रिया करके थी, वो इस टाइम हैदराबाद में है, तो आप उनसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, सर्च करोगे तो पता चल जाएगा भाई। तो मेरे बगल में ही बैठी हुई थी, ठीक है। तो आप उनसे क्रॉस वेरीफाई करा सकते हैं। इसमें जो भी चीज़ें हैं कोई भी बनावट नहीं है, सारा चीज़ एक्चुअल रियलिटी है। और जैसे आपका बात रह गया वो प्रोफेसर्स लोगों का, तो अगर आप उनका भी चेक करना चाहते हैं तो NIT त्रिची फैकल्टीज़ में जाइएगा। फैकल्टीज़ में जो भी फैकल्टीज़ रहेगा CA डिपार्टमेंट की फैकल्टीज़, उसमें से जो भी 5-6 आपके, देखो बहुत सारे फैकल्टीज़ हैं लेकिन उसमें से मेजर क्या है, 5-6 फैकल्टीज़ ही ऐसे हैं जो कि सब ये सब देख रहे हैं, ठीक है। उनका आप चेक करेंगे तो वो सारे के सारे फैकल्टीज़ जो भी हैं, प्रोफेसर जो हैं, वो IEEE में फर्स्ट टफेस्ट एग्जाम, सेकेंड टफेस्ट एग्जाम ऐसे आपको अवॉर्डेड है, मतलब कि वो इंजीनियरिंग के एग्जाम्स बना चुके हैं, ठीक है। तो वो सबका भी आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो आपका मेन निचोड़ यही है कि आपको लास्ट टाइम में क्या करना है, इसका मतलब आपको जो करते चले आओ वही करना है। मन नहीं लग रहा है तो उसका भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, वो अच्छे समझ लो। डर लग रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप मेहनत किए हो इसलिए डर लग रहा है। एग्जाम सेंटर पर कैसे रहना है बस आपको बता दिया हूँ, एकदम शांत रहना है। एग्जाम कैसा आएगा कोई प्रेडिक्शन नहीं है, जैसा आएगा बस वैसे ही करके आना, ठीक है। रिवीजन एकदम फुल रिवीजन रखना, आंख बंद करो तो सारी चीजें दिमाग में आ जाए। ऑप्शन सफल रहता है, बिल्कुल सफल रहता है, ऑप्शन आपका सफल रहेगा, इधर उधर का मतलब बताया ना कि आपका ऑप्शन किस प्रकार से रहेगा, ठीक है। और आपका एग्जाम पर आपका क्या करना है, लगभग 40 से 45 मिनट या 1 घंटे पहले आपको पहुंचना है। कंप्यूटर और इंग्लिश आपका एक साथ में रहता है, आप स्विच होने का वेट नहीं करिएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉल वाटर, हाँ, अपना पानी लेते रहना एग्जाम सेंटर पर, जब तक आप एंट्री नहीं कर रहे हो तब तक अपना तो लिए रहना। और अगर आप एंट्री कर रहे हो, ठीक है, तब पर भी आप ट्रांसपेरेंट बॉटल का पानी लिए रहोगे। तो बहुत जगह अलाउ होता है, बहुत जगह अलाउ नहीं रहता है, ठीक है। और बहुत जगह अलाउ नहीं रहता, फिर भी अगर आपका ट्रांसपेरेंट है तो आपको वो जाने देते हैं, कुछ करते हैं नहीं है, ठीक है। और रफ कॉपी का अगर प्रॉब्लम हो तो रफ कॉपी वाला मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई थी। आपको रफ कॉपी क्या है पहले ही ले लेना है, अगर आपको रफ कॉपी भरने वाला हो तो, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, और बस इतना ही कहना था। और जाहिर सी बात है, ये वीडियो अगर आप देख लिए हो तो अपने बैचमेट्स को भेज दो भाई, क्योंकि जितना आप मेहनत किए हो उतना ही आपका बैचमेट्स भी किया है, ठीक है ना। तो उसको भेज दो, हो सकता है वो ये गलतियाँ कर दे तो उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। तो देखो अकेले NIT जाओगे तो मज़ा नहीं आएगा, तब तक मज़ा नहीं आएगा जब तक तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं जाएंगे, ठीक है ना। फ्रेंड्स जाएंगे तो तुम्हें पता ही चलेगा कि हाँ इस NIT में ये है, उस NIT में वो चल रहा है, तो समझ रहे हो ना, बहुत अच्छा फील होता है उस टाइम। तो ऐसा नहीं करना कि सिर्फ अकेले अकेले सिलेक्शन लेके भाग गए तुम, अपने फ्रेंड्स को छोड़ दिए, तो ऐसा नहीं करना। ये वीडियो तुम लोगों को भी भेज देना, और जितना हो सके उतना इसको शेयर भी कर देना। सब्सक्राइब तो कर ही देना, और लाइक तो कर देना अगर तुम्हें अच्छा लग रहा हो तो, क्योंकि लाइक के लिए मैं क्या ही कहूँ, मैं जितना भी बोलूँगा अगर तुम्हें जो लगेगा वही तुम करोगे, तो तुम्हारे ऊपर है। सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक कर देना, और शेयर जरूर कर देना अपने बैचमेट्स के साथ। तो ठीक है, अब बस इतना ही रखते हैं, ज़्यादा अभी टाइम वेस्ट आपका नहीं करना है, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखना अच्छे तरीके से, ठीक है। और वो मीटिंग वाला सीन आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखना, वो भी बहुत ज़्यादा मेजर रोल निभाएगा आपका। अगर आप थोड़ा सा भी हेल्थ आपका इशू हुआ तो समझ रहे हो, हेल्थ इशू होने का समझ रहे हो बातें, बहुत ज़्यादा दिक्कत कर जाएगा आपको एग्जाम में, ठीक है ना। तो आपको वो इलेक्ट्रॉल और वाटर अपना खुद का लेके रखना है, ठीक है। तो चलिए अब इतना ही रखते हैं, फिर अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास क्या आपका रिजल्ट, या फिर जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन देखेंगे। अगर 2-4-10 लोग अपना बताए कि ऐसा सीन था, या फिर जो लोग बताएंगे कि भैया टफ पेपर था या इजी पेपर था, जुड़े तो बहुत सारे लोग हैं। लिंक्डइन पर ही हमसे लगभग 1200 लोग जुड़े हैं, जिसमें से 800 के आसपास तो जूनियर ही जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो वही लोग जो बताते हैं वही उसी हिसाब से हम करते हैं। वही लोग बोले कि भैया हमारा प्रिपरेशन नहीं हो पा रहा, हम कहीं से कोर्स नहीं ले पाए, ये नहीं ले पाए, तो उनकी वजह से ही मैंने यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया है। आपका यूट्यूब पर ही मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर आपका कोई 2026 का कोई भी अगर बैचमेट्स होगा, बैचमेट्स नहीं, जूनियर होगा, तो आप उसको बोल देना कि फ्री में ही मैं यूट्यूब पर सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ, और सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और रह गई बात टेस्ट सीरीज की, बहुत से लोग बोल रहे थे कि भैया आप टेस्ट सीरीज ला दो,
टेस्ट सीरीज अभी मैं नहीं लाऊंगा। टेस्ट सीरीज लाने का सीन क्या है, मैं अगर टेस्ट सीरीज ला दिया तो आप लोगों का टेस्ट बनाने में ही टाइम बीत जाएगा, क्योंकि मेरा भी यहाँ पर बहुत सारा काम है। अभी मेरा सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर पूरा बाकी है, मुझे इंटर्नशिप और प्लेसमेंट का भी सारी चीज़ें देखना है। मैं भी टेस्ट सीरीज नहीं लाऊंगा। और आपका वेबसाइट भी अभी मैं कुछ नहीं बनाने वाला। वेबसाइट हालांकि बना के तो रखवा ही हूँ, आधा तो बन ही गया, लेकिन अभी कोई लॉन्च नहीं करने वाला हूँ, और ना ही तो मैं ऐसा करूँगा। आपके टेस्ट सीरीज बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे प्रोवाइड करा रही हैं, आपको मैं लेक्चर दे दे रहा हूँ, और आप अभी इस चीज़ लेक्चर को देख करके ही आप टेस्ट सीरीज कहीं और से भी आप लेकर के अपना पढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं टेस्ट सीरीज ला दिया तो भाई समझो ना, मैं एक तो फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ, दूसरी बात अगर मैं एनआईटी में हूँ और मेरा खुद का जॉब नहीं लगा, तो समझ रहे हो ना कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, कि देखो गया था एनआईटी और किसी और के चक्कर में अपनी खुद का बर्बाद कर दिया। समझ रहे हो ना। थोड़ा गांव से हूँ तो गांव की चीज़ें लेकर के चलनी होती है, और गांव भी बहुत अच्छा होता है, शहर से तो अच्छा ही होता है। ठीक है, तो ठीक है चलिए रखते हैं। हाँ भाई, शहर से तो अच्छा ही होता है। तो ठीक है, रखते हैं, बस इतना ही यहाँ तक के लिए। बाय और धन्यवाद।